हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों आपका पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। आज 1 तारीख है, जो कि बच्चों ये अब अक्टूबर लग गया है और अक्टूबर भी बीतने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस महीने में अब बहुत सारे त्यौहार आएगा। दशहरा के बाद दिवाली आएगी, तो इसमें मौका ही नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा पढ़ाई करने का। अगर आपके अगल बगल साउंड बजते रहेंगे आपका मन लगेगा नहीं पढ़ाई में, हमको पता है। तो प्यारे बच्चों, आप चिंता नहीं करिए। जब तक आपके साथ राजा यादव सर हैं तब तक आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों हम आपके लिए ऐसे ही लेकर आते रहेंगे जैसे रोज लेकर आते हैं। क्या? क्लास 12th केमिस्ट्री टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री टॉप 10 क्लास 12th केमिस्ट्री टॉप 10 रिएक्शन लेकर आए हैं। जिस प्रकार हमने आपको 20 रिएक्शन 10 से 15 रिएक्शन करवा दिए हैं, आज 10 रिएक्शन और करवा देंगे प्यारे बच्चों, जिससे आपका 10-15 रिएक्शन और बचेगा बस। इसके बाद प्यारे बच्चों आप चिंता नहीं करिएगा, क्योंकि हम आपके साथ जब तक हैं तब तक आप चिंता नहीं करिएगा। जब तक हम हैं तब तक कोई चिंता की बात ही नहीं है। महत्वपूर्ण रिएक्शन है, टॉप 10 महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो 2024 और 25 बोर्ड के बच्चों के लिए पूछा जाएगा। बच्चों, यह बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, क्योंकि ये 2-3-4 साल से अब ये वाला जो है ये 17 से लेकर 19 तक आया था, और कुछ प्रश्न तो 22, 23, 24, 25, 24 में आए हैं, जो कि लगभग 5 से 6 सालों में लगातार पूछ रहे हैं। 5 से 6 सालों में लगातार पूछ रहे हैं। ये कितने नंबर का आता है? तो कहीं 3 नंबर का आता है, तो कहीं 5 नंबर का आता है प्यारे बच्चों। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, क्योंकि ये आपको 3 नंबर में भी पूछा जाएगा और 5 नंबर में भी कैसे पूछा जाएगा हम आपको सब बताएंगे प्यारे बच्चों। कह सकते हैं यह हर साल आता है, जो कि 100% चांस है इस बार भी आएगा। इस बार भी कितने परसेंट आएगा? तो इस बार भी 100% चांस है कि यह आए। ठीक है, तो हम आपके लिए लेकर आए टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रिएक्शन के हैं। आइए देखते हैं जो कि कौन सी अभिक्रिया है। पता है बच्चों आपको? ये है हमारा नेमिंग रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? तो ये है हमारा नेमिंग रिएक्शन। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज नेम वाले रिएक्शन। तो हमने 10-15 रिएक्शन कर लिए हैं। आज आइए देखते हैं, और जो रिएक्शन है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको हम खत्म कर देंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 रिएक्शन। आइए देखते हैं टॉप 10 रिएक्शन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है प्यारे बच्चों। यह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है। नंबर 1 है सल्फोनीकरण अभिक्रिया, जिसे हम सल्फोनेशन भी कहते हैं इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसे सल्फोनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं बच्चों, और अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले इसका हम डिफिनेशन लिख लेंगे, जिसको कहते हैं थ्योरी। फिर उसके बाद हम आपको रिएक्शन के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया, आइए देखते हैं। जब क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, हम आपको करके दिखाएं, सही रहेगा कि ऐसे ही कर दें तो सही रहेगा? तो हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, ये क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजीन है, ये ऊपर सी लगा तो इसको कहते हैं क्लोरो। तो क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन को किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ही हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो क्या कर रहा है? जब क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो
देखिए क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये चिन्ह किसका होता है? तो ये चिन्ह होता है गर्म करने का। तो जब क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है पता है बच्चों? तो हमारे पास प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन और आर्थो और पैरा सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ देखिए क्लोरोबेंजीन तो प्राप्त हो गई, यहाँ देखिए इसको हम बोले थे आर्थो, ये हो गया पैरा, ये हो गया मेटा। आपको बताए थे ना आर्थो पैरा मेटा, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो रहा है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। आर्थो, यहाँ देखिए आर्थो सल्फोनिक अम्ल और यहाँ देखिए ये आर्थो हो गया और ये देखिए पैरा। तो क्या कह रहा है? 1 क्लोरोस, यहाँ देखिए ये हो गया 1 हो गया, यहाँ पे 1 पे है, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। फिर ये क्या हो गया? ये आर्थो पे है, आर्थो, फिर इसके बाद ये आर्थो सल्फोनिक अम्ल हो गया, चाहे बोल दीजिए, और चाहे बोल दीजिए यहाँ देखिए यहाँ पैरा पे है तो पैरा सल्फोनिक अम्ल। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जब क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ देखिए क्लोरोबेंजीन और आर्थो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है और क्लोरोबेंजीन पैरा सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा रिएक्शन क्या कह रहा है। तो दूसरा रिएक्शन कह रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ही नहीं महा इम्पोर्टेंट है और ये हर साल पूछा जाता है। पिछले 2017 से ये लगातार पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो कह रहा है जब एल्डिहाइड के 2 अणु को कास्टिक क्षार, देखिए 2 अणु है ना, का 2 अणु बोला है, यहाँ देखिए यहाँ बोला है 2 अणु, एक KOH ले लीजिए चाहे तो एक NaOH ले लीजिए, ठीक है, के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ? यहाँ देखिए एल्डिहाइड ये हो गया हमारा HCHO, इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। तो ए हमारा क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। तो क्या कह रहा है? जब दो अणु, देखिए 2 एल्डिहाइड को हम NaOH चाहे यहाँ लिख सकते हैं, चाहे इसको हम KOH भी लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है? जब एल्डिहाइड के 2 अणु को NaOH या KOH के साथ क्रिया कराते हैं, इसको तीर को क्या बोलते हैं? तीर को बोलते हैं क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल देता है तथा दूसरा अणु क्या देता है? दूसरा अणु अम्ल में टूट जाता है। इसी अभिक्रिया को ही कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। हम आपको आइए रिएक्शन के माध्यम से करके दिखाते हैं प्यारे बच्चों, जिससे आप भूले नहीं, आपको सदियों तक याद रहे। देखिए क्या कह रहा है? जब एल्डिहाइड, इसको HCHO क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं प्यारे बच्चों। और जब 2 एल्डिहाइड को NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो एल्डिहाइड है ना, इसका एक अणु एल्कोहल देता है। ये एल्कोहल का सूत्र है CH3OH, एल्कोहल का सूत्र है जिसको हम मेथेनॉल भी कहते हैं। एक अणु एल्कोहल तथा दूसरा अणु क्या देता है? सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है, या कह सकते हैं कि हम दूसरा अणु अम्ल में टूट जाता है। इसको अम्ल भी कहते हैं क्योंकि सोडियम फॉर्मेट एक प्रकार का अम्ल है। तो इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों कैनिजारो रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं तीसरा रिएक्शन क्या है? तीसरा रिएक्शन है हमारा रायमंड टीमन अभिक्रिया। कौन सा रिएक्शन है? तो तीसरा रिएक्शन हमारा है रायमंड टीमन अभिक्रिया, जिसको हम रायमंड टीमन रिएक्शन भी कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों इसको हम करके देखते हैं आपके लिए। आइए देखते, बहुत सरल है, बहुत अच्छा है आपके लिए। यह पेपर में बहुत बार भी पूछा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं करके क्या कह रहा है रायमंड टीमन। यहाँ देखिए आपको इम्पोर्टेंट दिख रहा होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये हम पहले से ही आपके लिए लिख के रखे हैं इम्पोर्टेंट कौन है, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो रायमंड टीमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज इट्स रिएक्शन हैज कम टू एग्जामिनेशन फॉर एवरी ईयर, ठीक है। तो ये बच्चों आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण रिएक्शन कहलाएगा। क्या? रायमंड टीमन अभिक्रिया। जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म तथा
क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। यहाँ देखिए फिनाल का सूत्र क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर OH, सी नहीं है OH, जब बेंजीन के ऊपर OH जुड़ जाता है, जब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाता है प्यारे बच्चों, तो जब बेंजीन के ऊपर OH जुड़ जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही फिनाल कहते हैं। तो जब बेंजीन के ऊपर फिनाल, देखिए क्या कह रहा है, जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म, देखिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CH3Cl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। तो क्या कह रहा है, जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा, यहाँ देखिए आप यही देखिए, बस हम जब पेपर देते थे तो हम इसको याद किए थे, ना कि इसको, क्योंकि प्यारे बच्चों हमको ये याद रहेगा तो हम इसको आसानी से बना लेंगे, और अगर ये याद रहेगा इसको नहीं बना पाए तो समझ लीजिए हमारा 2 नंबर कट जाएगा 5 में से। तो हमको ये याद रहेगा तो इसको हम आसानी से बना लेंगे, जब इसको बना लेंगे तो हमको 5 में से 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा प्लस क्या बोलते हैं और कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या, ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड तथा ऑर्थो क्या कह रहे हैं, ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड तथा किसका निर्माण होता है, का निर्माण होता है। और इसी प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इसी प्रकार अभिक्रिया को रायमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम आपको डिफिनेशन बताते हैं। देखिए जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रेट, यहाँ देखिए फिनाल को क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रेट एक ही होता है, के साथ क्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फार्मूला होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसको ना लिखिए तब भी चलेगा, परंतु लिख देंगे तो आपको और एग्जामिनर अच्छे से आपका नंबर देगा, और क्योंकि वो जान जाएगा ये बच्चा पढ़ने में सही है। तो इस प्रकार अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रायमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको रायमन टीमन अभिक्रिया समझ में आई होगी। अगर आपको रायमन टीमन अभिक्रिया समझ में आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों तीसरा रिएक्शन हमारा है स्मिथ अभिक्रिया, जिसको हम स्मिथ रिएक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए इसको भी देखते हैं करके, और आपको हम समझा के बहुत अच्छे से समझाएंगे प्यारे बच्चे, जो कि आप भूले नहीं। तो जब एसिटिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, जब एसिटिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल एमीन का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम स्मिथ रिएक्शन या स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए हम आपको रिएक्शन के माध्यम समझाएंगे। आप इसको याद करने की कोशिश करिए बच्चों, ना कि इसको तो आप प्यार से बना ले जाएंगे। क्या आपको जो ये नाम वाली अभिक्रिया है, ये जो इसको कहते हैं थ्योरी तो आप प्यार से बना ले जाएंगे जब आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। अब आइए हम आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं। तो क्या कह रहा है, जब एसिटिक एसिड माने एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल, ये किसका है, ये जिसको हम हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं, N3H या तो हम कह सकते हैं HN3, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, सांद्र लिखा है ना, पहले देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करा रहे हैं, तीर क्या हो गई, क्रिया हो गई। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तीर क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे पास मेथिल एमीन, मेथिल CH3 मेथिल हो गया, NH2 क्या हो गया, एमीन। तो मेथिल एमीन और किसका निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस क्या हो रही है, मेथिल एमीन का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो रही हैं। तो इसी प्रकार अभिक्रिया को ही प्यारे बच्चों स्मिथ अभिक्रिया या स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने मित्रों और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, क्योंकि उनका भी भला हो जाए, वो भी अच्छे से अच्छा नंबर पेपर में ला पाए। आइए देखते हैं नंबर पांचवा रिएक्शन है नाइट्रीकरण रिएक्शन। यह हर बार बच्चों नहीं कह सकते हैं, तो इस बार जरूर पूछा गया था 2024 में। आप सेट नंबर 361 EB उठाकर देख लीजिएगा, उसमें जरूर ये पूछा गया है, ठीक है।
आइए देखते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब हम आइए देखते हैं, जब हेलोबेंजीन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, फिर से देखिए, जब जब हेलोबेंजीन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, दो बार दिया है, देखिए दो बार दिया है ना, शांत नाइट्रिक यहाँ दिया है, नाइट्रिक अम्ल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो आर्थो और पैरा, यहाँ देखिए आर्थो और पैरा, यहाँ देखिए आर्थो और पैरा नाइट्रोहेलोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चों? तो आर्थो और पैरा हेलोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इस अभिक्रिया को ही हम नाइट्रीकरण रिएक्शन या नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए हम आपको रिएक्शन के माध्यम से इसको करके दिखाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये हो गया हमारा यक्स, मतलब जैसे कि आपको पता ही है हाइड्रोजन तत्व हैं, और हाइड्रोजन तत्व जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, बेन, इसको हमने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, क्लोरो हाइड्रोजन तत्व। तो जब क्या कह रहा है, जब हेलोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला हमने बताया ना भी, NH3, या तो कह सकते हैं HNO3। तो जब नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करा रहे हैं प्यारे बच्चों? तेरे मतलब क्रिया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हेलो और यहाँ देखिए हेलो आर्थो नाइट्रोबेंजीन, हेलो आर्थो नाइट्रोबेंजीन, हेलो आर्थो नाइट्रोबेंजीन, और या कह सकते हैं पैरा, यहाँ देखिए हेलो पैरा नाइट्रोबेंजीन, हेलो पैरा नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों ये हुआ हमारा नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो अब हमारा 5 रिएक्शन हो चुका है और आपको यहाँ उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। अब आइए देखते हैं छठा रिएक्शन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। क्या नाम है उसका? आप इमेजिन कीजिए क्या नाम होगा उसका नाम है गाटर-मान अभिक्रिया। गाटर नहीं समझ लीजिए, टायर में गाटर लगाते हैं उसको नहीं समझ लीजिएगा, इनका नाम ही गाटर-मान था, इसलिए इनके नाम पर ही पड़ा गाटर-मान अभिक्रिया। बच्चों यह बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्योंकि यह 2023 में आया था। किसमें आया था? तो यह 2023 में आया था। 23 में आया था। जब यह विगत वर्षों में आ चुका है तो हमारे एग्जामिनेशन में भी आने का इसका 100% चांस बनता है। आइए देखते हैं गाटर-मान अभिक्रिया। तो जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को कॉपर तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसके साथ? जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को कॉपर तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का, देखिए, का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती हैं। और इसी प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? गाटर-मान रिएक्शन या गाटर-मान अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको थ्योरी समझ में आई होगी। अब आइए हम आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं, ठीक है? अब आइए हम आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए, इसको क्या करते हैं? जब पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो क्या कहते हैं? डाई यहाँ देखिए 2 लिखा है ना, तो डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसको बेंजीन कहते हैं, इसको क्लोरो कहते हैं, इसको नाइट्रो कहते हैं। तो क्या हो गया? डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को जब कॉपर, Cu मतलब कॉपर हो गया ना, और हाइड्रोक्लोरिक HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती हैं। इसी प्रकार अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गाटर-मान अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अभिक्रिया बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, जिसमें हम कोई त्रुटियां नहीं कर रहे हैं। अगर कोई गलती हो रही हो तो प्लीज़ क्षमा करने की कोशिश करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर आप ये गलत बताए हैं। हम अगली वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश अवश्य करेंगे। आइए देखते हैं रिएक्शन नंबर 7।
अब आइए देखते हैं रिएक्शन नंबर 7 जो कि विलियमसन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको इंग्लिश पता है क्या बोलते हैं? विलियमसन रिएक्शन। बच्चों यह बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया यह 23 और 24 में लगातार पूछा गया है। किसमें? 23 और 24 में। पता है 24 में 3 सेट पूछा है और 23 में पता है 5 सेट पूछा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 23 में जो है 5 सेट पूछा गया है और 24 में 3 सेट में लगातार यह पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं विलियमसन रिएक्शन या संश्लेषण रिएक्शन भी कहते हैं। जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इस प्रकार से ईथर बनाने की प्रक्रिया को ही हम विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको थ्योरी समझ में आई होगी। अब आइए हम आपको रिएक्शन के माध्यम से समझाते हैं। देखिए यहाँ क्या है? यह है हमारा देखिए ये हमारा क्या है पता है? सोडियम, ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड। और यहाँ देखिए ओ क्या बोलते हैं? ऑक्साइड बोलते हैं ना। तो सोडियम एथ को एथॉक्स हो गया, एथॉक्साइड और आइड। यहाँ देखिए तो जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड, यहाँ देखिए एथिल आयोडाइड, जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ यहाँ देखिए गर्म करते हैं ना, गर्म करके क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? एथिल डाई ईथर। यहाँ देखिए 2 एथिल है ना तो डाई हो गया, एथिल डाई ईथर। यहाँ देखिए ईथर का फार्मूला क्या होता है? यहाँ ओ लिखा रहता है, यहाँ इसके डबल तरफ ये रहता है, इसको ही कहते हैं ईथर। तो मेथिल 1 हो गया, एथिल 2 हो गया, तो हो गया एथिल डाई ईथर और सोडियम आयोडाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार अभिक्रिया को ही हम विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों ये हुआ हमारा रिएक्शन नंबर 7। अब आइए देखते हैं रिएक्शन नंबर 8। गेस करिए रिएक्शन नंबर 8 क्या है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्या? कार्बिल एमीन अभिक्रिया इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। आइए प्यारे बच्चों हम आपको कार्बिल एमीन अभिक्रिया समझाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको रिएक्शन के माध्यम से समझाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया को ही हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से आइए एक बार देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए हम आपको रिएक्शन के माध्यम से इसको करके समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए ये क्या हो गया हमारा? एथिल एमीन। मेथिल में एक होता है CH3 मेथिल हो गया, C2H5 एथिल हो गया, C3H7 प्रोपिल हो गया। तो हमारा क्या कह रहा है? एथिल एमीन, ये एमीन का सूत्र हो गया ना, NH2 एमीन हो गया ना। देखिए एथिल एमीन देखिए नाम सबके नीचे हम लिख दिए हैं खुद ही। एथिल एमीन को जब हम क्लोरोफॉर्म, अभी हमने शुरुआत में ही क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताया था CHCl3। जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड या कह सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब क्लोरोफॉर्म को इसको पोटेशियम बोलते हैं को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो हमें एथिल
एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एथिल आइसोसाइड प्राप्त होता है और कह सकते हैं निर्माण होता है। इसी प्रकार अभिक्रिया को ही हम कार्बिल अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको कार्बिल अभिक्रिया समझ में आई होगी। अगर आपको अभिक्रियाएं समझ में आ रही हों तो प्लीज़ अपने भाइयों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने सहेलियों के पास अवश्य शेयर कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रोजनमुंड अपक्रिया। रोजनमुंड अपक्रिया ही बहुत अच्छी अपक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण अपक्रिया इसको भी हम कह सकते हैं। आइए देखते हैं रोजनमुंड अपक्रिया, फिर उसके बाद हम आपको रिएक्शन समझाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जब एसिटिल क्लोराइड को पोलैडियम, यहाँ देखिए पोलैडियम, पीडी को पोलैडियम कहते हैं, जब एसिटिल क्लोराइड को पोलैडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक उबली हुई, जिसको हम जाइलिन कहते हैं, उबली हुई जाइलिन को फार्मूला होता है PD/BaSO4 का ही होता है। तो उबली हुई जाइलिन के साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार से एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया को ही प्यारे बच्चों, हमारे रसगुल्लों, इसको ही हम क्या कहते हैं? रोजनमुंड रिएक्शन या रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए हम आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं। रिएक्शन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए, और प्यारे बच्चों आप इस पे कमेंट और प्यार जरूर दिखाइएगा प्लीज़, क्योंकि अभी आपके कमेंट और प्यार की हमें आवश्यकता है, जिससे अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, जिससे मोनेटाइज हो सके। तो आइए देखते हैं रिएक्शन के माध्यम से। ठीक है, क्या हो गया? एसिटिल क्लोराइड हो गया। तो ये क्या हो गया? एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला है। तो एसिटिल क्लोराइड को किससे? पोलैडियम, देखिए पीडी को हम क्या कहते हैं? पोलैडियम। जब एसिटिल क्लोराइड को पोलैडियम और उत्प्रेरक उपस्थिति में किससे? उबलती हुई जाइलिन, ये जाइलिन का फार्मूला है BaSO4 की जाइलिन के साथ जब क्रिया, किसके साथ? जाइलिन के साथ हाइड्रोजन के साथ, जाइलिन के साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो हमारे पास एथेनॉल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी जो एसिटल्डिहाइड बनने की प्रक्रिया को ही रोजनमुंड रिएक्शन या रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ, बधाई हो। एक क्वेश्चन और बचा है जिसको आप समझ लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और हाँ, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो रसिक प्रक्रम है इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन में भी आया था। इसीलिए ये रसिक अभिक्रिया हो गया और राइमन टीमन अभिक्रिया हो गई। ये सब अभिक्रिया 3-4 अभिक्रिया थी जो मेरे पेपर में स्वयं आई थी, तो हम क्यों भूल जाए इसे। आपको इसीलिए कहते हैं कि जो हम बताते हैं आप उसको इम्पोर्टेंट ही मानिए करिएगा, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट ही लाते हैं और एनसीईआरटी का ही लाते हैं। एनसीईआरटी से कुछ बाहर नहीं जाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं लास्ट रिएक्शन नंबर 10। क्या? रसिक प्रक्रम अभिक्रिया, जिसका रसिक प्रक्रम रिएक्शन भी कहते हैं। आइए देखते हैं, जब बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। और इसी प्रकार अभिक्रिया बनने वाली अभिक्रिया को ही इसी प्रकार से क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रक्रिया को रसिक प्रक्रम या कह सकते हैं रसिक प्रक्रम रिएक्शन भी कहते हैं। अब आइए हम आपको एकदम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से एकदम प्यार से मजेदार समझाते हैं। यहाँ देखिए, जब बेंजीन, देखिए पहले आप जब जोड़ लीजिएगा तभी कर पाएंगे। जब बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक और
एक देखिए एक अणुभार है, बस एक अणुभार क्यूपरस क्लोराइड, एक परमाणु के साथ क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति। फिर से देखिए, जब बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन की एक अणुभार क्यूपरस क्लोराइड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन और जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार अभिक्रिया को ही प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी प्रकार अभिक्रिया को ही हम रसिक प्रक्रम रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको रसिक प्रक्रम रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर प्यारे बच्चों आपको रसिक प्रक्रम रिएक्शन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ क्या कर दीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।